दोस्तों, अभी तक हम लोग देखो 4 सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी मशीन्स कवर कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर को हम लोग बोल रहे हैं स्पेशल मशीन। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स कवर करेंगे जो कि बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशन में काम आती हैं, और जो भी मशीन्स अभी हमने पढ़ी हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करके उन्हें बनाया गया है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ना ही तो इनका थ्योरी बहुत बड़ा है, ना ही इनका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत बड़ा है, बट ये मोटर्स प्रैक्टिकली या ये मशीन्स प्रैक्टिकली काफी ज्यादा रेलिवेंट होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में बात करने वाला हूं विच इज कॉल्ड एज सर्वो मोटर। ठीक है, अब देखो सर्वो मोटर का ज्यादातर प्रैक्टिकल यूज कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आता है, जहां इस तरह की मोटर को एक्चुएटर के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम को यूज किया जाता है। तो उस कंट्रोल सिस्टम के अंदर सर्वो मोटर का यूज होता है क्या तो पोजीशन कंट्रोल करने के लिए या तो स्पीड। अगर तुम चाहते हो कि एक शाफ्ट को घुमाना है एग्जैक्टली 50 आरपीएम पे, तो सर्वो मोटर यूज हो सकती है। तुम चाहते हो एक शाफ्ट को रोटेट करना है एग्जैक्टली 45 डिग्री, तब भी हमारी एक सर्वो मोटर यूज हो सकती है। तो सर्वो मोटर का काम क्या है? टू प्रिसाइजली कंट्रोल द पोजीशन और द वेलोसिटी एट द आउटपुट। तो इसमें लिखना, सर्वो मोटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द पोजीशन or velocity at the output of the motor. Next point, these motors find application in control system where they are used as actuators. तो देखो, जैसे कंट्रोल सिस्टम में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हो या क्लोज लूप सिस्टम का यूज करते हो, ऐसे ही सर्वो मोटर से अगर एक्यूरेटली कुछ भी कंट्रोल करना है तो हमें फीडबैक लूप जनरेट करना जरूरी है। तो इसीलिए सर्वो मोटर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले एक कंट्रोल्ड डिवाइस। ये कंट्रोल्ड डिवाइस तुम्हारी एक मोटर हो सकती है। एज एन एग्जांपल इट इज अ मोटर। दूसरा, एक आउटपुट सेंसर, जो कि आउटपुट को सेंस करेगा कि वेदर और नॉट इट इज एट द डिजायर्ड वैल्यू। और फिर एक फीडबैक एलिमेंट, ठीक है, या फीडबैक पाथ। ये 3 पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी सर्वो मोटर बनाने में या सर्वो मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि जैसे कंट्रोल सिस्टम में फॉरवर्ड और फीडबैक 2 पाथ से एक क्लोज लूप सिस्टम बनता है, सेम वे में सेम एलिमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं एक सर्वो मोटर के अंदर। तो देखो, सेम टाइप से अगर इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाए तो क्या क्या होगा? सबसे पहले होगा एक इनपुट, जो भी इनपुट तुम देने वाले हो। अब जैसे कंट्रोल सिस्टम में होता था, यहां पे एक समिंग एलिमेंट होता है, तो इसको हम यहां बोलते हैं एरर एम्पलीफायर या एरर डिटेक्टर कह दो, एम्पलीफायर अलग से दिखा देंगे। एरर डिटेक्टर, जिसको समिंग एलिमेंट कहते थे। फिर यहां एक एम्पलीफायर दिखा दो, एम्पलीफायर। यहां पे एक सर्वो मोटर दिखा देंगे, ठीक है, दिस इज योर सर्वो मोटर। यहां पे हमारा आउटपुट, ठीक है, और यहां से हम फीडबैक ले लेते हैं इस टाइप से। दिस इज योर फीडबैक पाथ। तो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन गया ना पूरा। तो इससे हम लोग क्या कोशिश करते हैं? मोटर का आउटपुट पे या तो वेलोसिटी या तो पोजीशन को काफी प्रिसाइजली कंट्रोल करने की। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना, अ सर्वो मोटर में बी अ डीसी मोटर, कॉमा एसी मोटर, कॉमा ब्रशलेस डीसी मोटर कंबाइंड विद अ पोजीशन सेंसिंग डिवाइस। यानी मोटर के अंदर ही पोजीशन सेंसिंग डिवाइस लगानी है। ऐसा मत सोचना कि सेंसर मैं बाहर दिखाऊंगा। इस सर्वो मोटर के अंदर एक डीसी या एक एसी मोटर है और उसी के साथ जुड़ा है एक पोजीशन सेंसिंग डिवाइस,
उस पूरे को मैं एक सर्कल से शो कर रहा हूं, दैट इज योर सर्वो मोटर। ठीक है, अब पोजीशन सेंसिंग डिवाइस का काम क्या होगा कि भाई वो मैकेनिकल मोशन को सेंस करेगी, पोजीशन या वेलोसिटी को सेंस करेगी और उसको किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्योंकि इस एरर डिटेक्टर के अंदर जो सिग्नल जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकल, लेकिन मोटर का जो आउटपुट होगा दैट विल बी मैकेनिकल। तो इसमें लिखना द सेंसिंग डिवाइस कन्वर्ट्स द मैकेनिकल मोशन into electrical signal so that it can be fed to the error detector. Next point, in some applications both position and velocity are sensed or observed. ठीक है, अब मैं अभी सबसे पहले बात करने वाला हूं एक डीसी सर्वो मोटर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डीसी सर्वो मोटर की। अब डीसी सर्वो मोटर के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल डीसी मोटर होती है, जो छोटी छोटी तुम विंडमिल वगैरह के लिए नहीं लाते थे, एक स्मॉल डीसी मोटर होती है। अब ये जो स्मॉल डीसी मोटर होती है इसके अंदर स्पीड तो बहुत हाई होती है। अगर कभी विंडमिल बनाया हो तो उसके अंदर एक छोटी सी डीसी मोटर लगती थी, वो बहुत तेज घूमती है, लेकिन इसका टॉर्क बहुत ही कम होता है। अब इतने कम टॉर्क को अगर ये प्रोड्यूस करेगी, बहुत ही कम टॉर्क करेगी, इसके शाफ्ट पे कोई भी लोड लगा दोगे तो ये उसको रोटेट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ही कम है। तो इसमें लिखना ड्यू टू लो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल डीसी मोटर, इट इज नॉट एबल टू रोटेट इवन अ स्मॉल लोड। इसी वजह से क्या करते हैं कि गियर्स का हम लोग यूज करते हैं। गियर्स आर सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर, जैसे ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, गियर्स भी टॉर्क और स्पीड को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं गियर्स का। गियर्स दीज आर सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन टॉर्क एंड स्पीड। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे इसके अंदर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर रिलेशन होता है, ये T2/T1 टॉर्क का रेशियो है, दैट इज N2/N1, N इज नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू ω1/ω2। ठीक है, स्पीड में उल्टा रेशियो चलता है, उसका रीजन कि पावर कंजर्वेशन लगेगा T1 ω1 इक्वल टू T2 ω2। टॉर्क इनटू स्पीड होती है ना पावर, तो पावर कंजर्व रहेगी, क्योंकि गियर भी ट्रांसफॉर्मर की तरह एक पैसिव एलिमेंट है, ना तो पावर को इंक्रीज कर सकता, बस पावर को डिक्रीज कर सकता है लॉसेस की वजह से, बट अगर लॉसेस को इग्नोर करोगे तो पावर विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसमें लिखो, अब देखो हमने क्या बोला, ये मोटर इतना कम टॉर्क बनाएगी कि ये किसी लोड को नहीं घुमा पाएगी। अगर लोड घुमाना है तो टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। टॉर्क कौन बढ़ा सकता है, बाय मींस ऑफ अ गियर। तो इसमें लिखना अ गियर मैकेनिज्म is used to increase the torque produced by the motor so that it can rotate a load, but if we increase the torque, the speed of the motor reduces since energy or power is conserved। बात क्लियर है, टॉर्क बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा। तो अब क्या करते हैं कि अपने पास जो डीसी मोटर है, इसका एक शाफ्ट है, ये इसका शाफ्ट हो गया। इसके शाफ्ट पे ना गियर प्लेस कर दो, एक गियर इसके शाफ्ट पे डालो, इससे बड़ा गियर यानी जिसमें ज्यादा टीथ हो वो इसके कांटेक्ट में रखो, क्योंकि देखो टॉर्क का रेशो टीथ के रेशो के बराबर है।
अगर N2 बड़ा होगा N1 से तभी T2 बड़ा होगा T1 से। तो टॉर्क का रेशो टीथ के रेशो में चल रहा है, तो टॉर्क बढ़ाना है तो टीथ बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहां से एक और शाफ्ट निकल जाता है ऐसे दूसरे गियर से, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेना कि गियर मैकेनिज्म से हम लोग एक और शाफ्ट को कपल कर रहे हैं, दैट इज आउटपुट शाफ्ट। यानी जो डीसी मोटर का शाफ्ट है सर्वो मोटर के बाहर नहीं आएगा, सर्वो मोटर के बाहर कौन सा शाफ्ट आएगा, आउटपुट शाफ्ट। अब इससे हमने क्या किया, इसके टॉर्क को स्टेप अप कर लिया या स्पीड को स्टेप डाउन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मुझे इसके अंदर बिल्ट करना है एक पोजीशन सेंसर। ठीक है, एक ऐसा सेंसर जो कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे बेस्ड ऑन मैकेनिकल मोशन। तो अगला पॉइंट लिखना, द नेक्स्ट स्टेप is to design a position sensor inside the servo motor। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये जो आउटपुट शाफ्ट है यहां पे भी एक गियर लगा दिया जाता है और इससे भी हम लोग एक और छोटा गियर जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये यहां से मैं आउटपुट शाफ्ट डिलीट कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, और यहां लगा दिया जाता है एक पोटेंशियोमीटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना, पोटेंशियोमीटर लिख लेना कि इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, पोटेंशियोमीटर। तो इसमें लिखना, अ पोटेंशियोमीटर इज कपल्ड टू द आउटपुट शाफ्ट बाय मींस ऑफ द गियर, एंड एज द आउटपुट शाफ्ट रोटेट्स the knob of the potentiometer will also rotate, which will change the voltage across the output of potentiometer। देखो पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट डिजाइन होता है वो एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह होता है। जैसे मान लो एक ये बड़ा सा रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस मैंने लगा दिया है सप्लाई वोल्टेज Vs। अब यहां ये नॉब है पोटेंशियोमीटर का, ये हो गया अपना नॉब, और ये है V0। अब देखो ये नॉब को जब ऊपर या नीचे करोगे तो आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस बदलेगा, अगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो V0 भी चेंज होगा। तो V0 इज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द नॉब। बस इसी चीज को लीनियर की जगह सर्कुलर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट विल बी दिस पोटेंशियोमीटर। तो ये वाला ड्रॉ कर लेना सर्किट जो पॉइंट लिखा है, तो इसमें लिखना, द वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर टर्मिनल्स depends on the positioning of the knob. So as the knob moves with the shaft, the voltage at output changes। अब क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज मिल गई, इस वोल्टेज को हम किस में डालेंगे, इसको हम डालेंगे एरर डिटेक्टर में। तो एरर डिटेक्टर के अंदर दो इनपुट जाएंगे, एक तो इनपुट सिग्नल या रेफरेंस इनपुट जिसे कहते हैं, और दूसरा सिग्नल कौन सा जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियोमीटर का आउटपुट। तो अगला पॉइंट ये लिखना, द आउटपुट ऑफ द पोटेंशियोमीटर along with the input signal are fed to the error detector, which will give an output equal to difference between input and the feedback signal। तो यहां पे जो भी एरर डिटेक्टर होगा, देखो यहां एक एरर डिटेक्टर होगा, फिर एक एम्पलीफायर होगा, ये एम्पलीफायर है और ये अपना है एरर डिटेक्टर। तो यहां से एक इनपुट आ जाएगा अपना, जो कि ये बताएगा कितनी पोजीशन चाहिए या कितना स्पीड चाहिए, और एक आउटपुट यहां से पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तब इसको किस में फीड करोगे, एरर डिटेक्टर में, और यहां जो भी सिग्नल आएगा दैट इज डिफरेंस विच इज इक्वल टू इनपुट माइनस फीडबैक। तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पे जो सिग्नल आ रहा है दैट इज फीडबैक, और यहां से जो इनपुट आ रहा है दैट इज आरटी। तो ये दोनों का डिफरेंस दे देगा। अब मान लो कि तुम बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गए जहां तुम पहुंचना चाहते थे,
यानी कि अगर तुम्हें 45 डिग्री का रोटेशन चाहिए था, 90 डिग्री का रोटेशन चाहिए था, उतना रोटेशन सपोज तुम्हें मिल चुका है। अगर उतना रोटेशन तुम्हें मिल चुका है, तब तुम क्या करोगे कि ये जो BT है इट विल बिकम इक्वल टू RT, तो डिफरेंस आएगा 0, तो डीसी मोटर में इनपुट जाएगा 0, मोटर आगे नहीं घूमेगी, मोटर विल स्टॉप। तो इसमें लिखना when the desired value of position is established, then the difference between input signal and potentiometer output becomes 0, so the input signal to the DC motor also becomes 0 and it stops at that position। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन कंट्रोल की जाती है बाय मींस ऑफ अ सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर है क्या? एक डीसी मोटर जिसके अंदर टॉर्क बढ़ाने के लिए गियर का यूज किया गया है और पोजीशन सेंसिंग के लिए एक पोटेंशियोमीटर का भी यूज किया गया है। तो इसको कह दोगे डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, तो ये तो बात हुई डीसी सर्वो मोटर की। अब मैं बात करता हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दैट इज टू फेज एसी सर्वो मोटर। टू फेज एसी सर्वो मोटर। ठीक है, अब ये जो मोटर होती है ना, ये काफी हद तक तुम्हारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं। जैसे हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी स्प्लिट फेज वाली मोटर बनाई थी ना, तो मैंने क्या बोला था कि एक ही सप्लाई को दो फेजेस में हमें ब्रेक करना होता है। सेम चीज यहां पे है। यहां एक कंट्रोल सर्किट है और इस वाइंडिंग को भी कह देते हैं कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां जो वोल्टेज है ये है VC। ठीक है, ये इस वाइंडिंग की एक्सेस हो गई। सेम वे में दूसरी वाइंडिंग जो हम लगाते हैं वो इससे 90 डिग्री पे रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस वाइंडिंग। और इस रेफरेंस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है दैट इज VR। और ये दोनों कॉइल स्पेस में 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है, स्पेस क्वाड्रेचर। अब यहां एक स्क्वायरल केज वाला रोटर रख दिया जाता है जिसके अंदर रोटर बार्स रहेंगे। स्क्वायरल केज में यही तो होता है कि रोटर बार होते हैं। इस टाइप से आ जाएगा और यहां इसके अंदर एक इस टाइप से शाफ्ट दिखा दोगे। ठीक है, तो अब अपने पास दो वाइंडिंग्स हैं, एक कंट्रोल वाइंडिंग और एक रेफरेंस वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंग स्पेस में 90 डिग्री पे रखी गई हैं, या दोनों वाइंडिंग की एक्सेस 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है। तो इसमें लिखना दिस मोटर इज सिमिलर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर in which we have two windings which are oriented at 90 degree with respect to each other in space। अगला पॉइंट, one winding is called as reference winding which is excited by a voltage VR and other winding is called as control winding which is excited by a voltage VC। अगला पॉइंट, to produce a rotating magnetic field, the phase shift between the two voltages should be 90 degree। क्योंकि हमें क्या पता है दो फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है? जब दो करंट्स के बीच का फेज शिफ्ट भी 90 डिग्री होता है और उनकी वाइंडिंग के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो वाइंडिंग्स के बीच का एंगल तो तुमने 90 रखा है, लेकिन इसमें परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तब बनेगी जब ये वोल्टेजेस के बीच का एंगल भी क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो फेज शिफ्ट बिटवीन द टू वोल्टेजेस शुड बी 90 डिग्री which is established by means of control circuit।
ये कंट्रोल सर्किट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट तुम्हें प्रोवाइड करेगा। अगला पॉइंट, VR and VC must have same frequency, which means they must be derived from same source। ऐसा नहीं कर सकते ना, यहां 50 हर्ट्स लगा दो और यहां 100 हर्ट्स, दोनों ही 50-50 हर्ट्स के होने चाहिए और दोनों में फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का शिफ्ट कौन देगा, कंट्रोल सर्किट, बट ओवरऑल दोनों एक ही सोर्स से बने हैं, तभी दोनों के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी है। अगला पॉइंट लिखना, these two windings create a rotating magnetic field and by means of induction motor principle the rotor will rotate in the direction of rotating magnetic field। ठीक है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमने लगेगा। अगला पॉइंट, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटर the direction of rotating magnetic field should be changed, which can be changed by reversing the phase sequence, or we can say by reversing lead and lag। देखो ये चीज मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी बताई थी कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जज किया जाता है, वही चीज अभी भी मैं कह रहा हूं। अगर ये 90 डिग्री लीड कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्लॉकवाइज जाती है, अगर ये 90 डिग्री लैग करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सोचो, मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या बताया था, सपोज ये कंट्रोल वाइंडिंग की एक्सिस है और ये रेफरेंस वाइंडिंग की एक्सिस है। मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग। ठीक है, लीडिंग टू लैगिंग। तो मैं कहता हूं केस 1 VR जो है अगर उसका एंगल 0 है और VC जो है उसका एंगल 90 है तो कंट्रोल वाली वाइंडिंग लीड कर रही है, कंट्रोल वाली लीड कर रही है तो डायरेक्शन होगी कंट्रोल से रेफरेंस की तरफ। कंट्रोल से रेफरेंस माने किस तरह से, क्लॉकवाइज। सेम वे में मैं बात करता हूं केस 2 की, अगर रेफरेंस वोल्टेज का एंगल 0 है और कंट्रोल वाले का एंगल -90 है तो अब कौन लीड कर रहा है, रेफरेंस, तो डायरेक्शन होगी रेफरेंस से कंट्रोल की तरफ। रेफरेंस से कंट्रोल माने एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम ये 90 और -90 चेंज करके डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिवर्स कर सकते हो। ये एक बेनिफिट हमें मिलता है टू फेज सर्वो मोटर के अंदर। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। अब देखो इसकी जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो सिमिलर आती हैं एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह। तो अगला पॉइंट ये लिखना, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो किस टाइप से आएंगी भाई, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी इसकी सर्वो मोटर की, इस टाइप से बनेगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम रीजन स्टेबल रीजन कौन सा होता है, वो मैक्सिमम टॉर्क से सिंक्रोनस तक ही स्टेबल होता है। यानी कि इतना रीजन हमारा स्टेबल होता है, तो मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में बताया था। अगर ये रीजन स्टेबल होता है तो स्पीड सिर्फ इसी रीजन के अंदर वेरी कर सकते हो, ये तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट आ गया। तो अगला पॉइंट लिखना, द स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन of 3 phase induction motor is small, so the speed can only be varied within the stable region, which is a constraint from control application point of view। भाई कंट्रोल सिस्टम बना ही स्पीड कंट्रोल करने के लिए रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं स्पीड सिर्फ 950 या ये कह लो 900 से 1000 आरपीएम तक ही वेरी हो पाएगी, तो तुम कहोगे भाई इससे नीचे की स्पीड तो मुझे मिल ही नहीं सकती, तो ये मोटर मेरे काम की नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो स्पीड कंट्रोल का रीजन रहे
वो बहुत लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड का वेरिएशन अगर लार्ज चाहते हो तभी वो कंट्रोल एप्लीकेशन हो सकती है। कंट्रोल एप्लीकेशन में स्पीड वेरिएशन डिजायरेबल है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ स्टेबल रीजन वी नीड टू इंक्रीज द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या होती है? R2 बाय X2, क्योंकि स्पीड जो होती है मैक्सिमम वाली वो ये होती है, ये जो है। अब मैं कह रहा हूं Nm और Ns का वेरिएशन कम है, तो तुम क्या चाहते हो? Nm Ns से काफी दूर रहे। भाई सीधी बात है, अगर ये स्टेबल रीजन बड़ा करना है तो Nm शुड बी अवे फ्रॉम Ns। Nm को अगर Ns से दूर करना है तो ये स्लिप बढ़ानी पड़ेगी। स्लिप बढ़ाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा रोटर का रेजिस्टेंस। तो अगला पॉइंट लिखना, द वेरिएशन इन द स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड by increasing SMT, which itself increases with increase in rotor resistance। ठीक है, तो हम कहेंगे as थ्री फेज इंडक्शन मोटर याद कर लेना, अब as R2 increases SMT increases Nm decreases, starting torque proportional to R2, तो TSTB increases, maximum torque is not a function of R2, तो ये कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? 3/2 ओमेगा एस वी स्क्वायर बाय 2x2, तो उसमें R2 आता ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2। तो इसीलिए अगला कर्व जब बनाओगे ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए, सपोज ये R2 के लिए है, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, मैक्सिमम पहले ही आ जाएगा R2 डैश, और बढ़ा लो R2 डबल डैश। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे ही तुम्हारा स्टेबल रीजन बढ़ता जाएगा। तो इसमें यही लिखना, एन ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर कैन बी कन्वर्टेड टू अ टू फेज सर्वो मोटर बाय डिजाइनिंग द रोटर विद अ हाई रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि रोटर का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। अगला पॉइंट, the rotor slots are skewed in order to reduce the effect of slot harmonics। ठीक है, स्लॉट हार्मोनिक्स हटाने के लिए स्क्यूइंग का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखो, इस पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा वो ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन ही आता है। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए अगला लिखना एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, तो इसमें लिखो possesses simple and rugged construction। रगेड क्यों? क्योंकि स्क्विरल केज रोटर है, स्क्विरल केज रोटर जल्दी डैमेज नहीं होता। अगला, इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली मोर स्टेबल, सॉरी मोर सूटेबल, इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली मोर सूटेबल, यानी ये मोटर सस्ती भी पड़ती है और टेक्निकली भी देखा जाए तो ये कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। अगला, नेग्लिजिबल इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, यानी जब इतनी रगेड कंस्ट्रक्शन है तो बार बार मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर वियर एंड टियर बहुत ही कम होता है। अगला, हायर रोटर टेम्परेचर कैन बी टॉलरेटेड, ब्रैकेट में लिख लो स्क्विरल केज, स्क्विरल केज है इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर को झेल जाती है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन अगेन वही बात है, रगेड है। अगला, इट इज स्मॉलर देन डीसी मोटर ऑफ द सेम रेटिंग। ठीक है, तो जो भी डीसी मोटर अगर इतनी ही रेटिंग की बनाओगे वो इससे लार्ज बनेगी। अब क्या होता है, कंट्रोल एप्लीकेशन में हम ये चाहते हैं कि मोटर का रिस्पॉन्स फास्ट रहे, जल्दी रिस्पॉन्ड करे किसी भी चेंज को। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, फॉर कंट्रोल एप्लीकेशन it is always desirable that the motor has quick response which can be ensured by reducing the rotor inertia। ठीक है, अगर रोटर का इनर्शिया कम रहेगा तो मोटर जल्दी एक्सेलरेट और डेसेलरेट हो सकती है। अगला पॉइंट,
In order to reduce the rotor inertia, we make use of drag cup rotor construction. अब देखो ये ड्रैग कप रोटर क्या होता है। इसके अंदर देखो रोटर का एक कोर होता है, ये कोर स्टेशनरी रहता है, ये कोर नहीं घूमेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं स्टेशनरी रोटर कोर। अब इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है एक ऐसे मटेरियल का जैसे कि एल्यूमिनियम, एक हॉलो सिलेंडर, एक कप टाइप स्ट्रक्चर हो गया ना, एक हॉलो सिलेंडर बनता है एल्यूमिनियम का, और यहां आ जाता है अपना शाफ्ट। तो ये हॉलो सिलेंडर होने की वजह से इसका इनर्शिया बहुत कम होता है और मोटर का रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक होता है। तो इसमें लिखना द हॉलो सिलेंडर is made up of a material such as aluminium, so it has a low inertia and it exhibits quick response। ठीक है, ये तो बात हुई एडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस लिखो, इट हैज पुअर एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर एफिशिएंसी नहीं देखी जाती। एफिशिएंसी तब देखते हैं जब किसी मोटर को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लाया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता है, बट इसकी एडवांटेजेस वगैरह याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने, एक तो इसका रोटर रेजिस्टेंस हाई रखते हैं और इनर्शिया कम करने के लिए ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि किससे बनता है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो मेरी बातें यहां तक क्लियर है। तो सर्वो मोटर के अंदर ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअली इतनी नॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। तो अगले लेक्चर में नेक्स्ट मशीन के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।